नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो रोज हमारे ऊपर होता है, लेकिन जिसकी अहमियत पर हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं। आकाश। नमस्कार, बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। हाँ। आज की जो हमारी बातचीत है उसका आधार एक लेख है, आकाश, जीवन का अनंत विस्तार। ये लेख सिर्फ आसमान के नीले रंग या रात के तारों से कहीं आगे जाता है। हाँ, और हमारा इरादा भी यही है कि इस लेख के जरिए हम आकाश के वैज्ञानिक, फिर वो पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि हमारे निजी जीवन पर जो असर पड़ता है उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल, ये सिर्फ ऊपर देखना भर नहीं है। सही, ये जानना है कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। क्यों? हाँ, जरा सोचिए, सुबह की पहली किरण हो या रात के टिमटिमाते तारे, आकाश हमेशा हमारे साथ है, एक मूक दर्शक की तरह। हम्म। लेख का एक सेंट्रल आइडिया यही है कि ये लगातार हमारे साथ है, पर हमने इसके जो अलग अलग मायने हैं उन्हें काफी हद तक अनदेखा किया है। हाँ, नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज इसी अनदेखी परत को थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे सीधे पहलू से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेख में जाहिर है खगोल विज्ञान की बात है, इसमें क्या खास है जो ये लेख बता रहा है? देखिए, लेख इस बात पर जोर देता है कि खगोल विज्ञान वो सिर्फ तारों और ग्रहों की लिस्ट बनाना नहीं है। अच्छा। ये असल में एक कोशिश है, एक निरंतर प्रयास ये समझने का कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे चल रहा है और शायद इसका भविष्य क्या है। ये हमें सिखाता है कि जो हम देख रहे हैं वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। मतलब ये जानने की कोशिश की ये सब काम कैसे करता है। क्या लेख कोई खास उदाहरण देता है इस बारे में? हाँ, देता है। लेख में जिक्र है कि कैसे खगोल विज्ञान हमें लगातार अपनी समझ को रिफाइन करने पर मजबूर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हाँ, सुना है इनके बारे में। हाँ, तो ये वो चीजें हैं जिन्हें हम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण के असर से पता चलता है कि वो हैं, और ये ब्रह्मांड का करीब 95% हिस्सा बनाते हैं। अरे बाप रे! हाँ, 95%? जी हाँ। तो खगोल विज्ञान हमें ऐसी अनदेखी हकीकतों से मिलवाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे हम आकाश कहते हैं उसका इतना बड़ा हिस्सा तो हमें दिखता ही नहीं। और इसका तकनीकी प्रगति से क्या कनेक्शन है? लेख में इसका भी जिक्र है शायद। हाँ, सीधा संबंध है। लेख इशारा करता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, जैसे बेहतर सेंसर, इमेजिंग या कम्युनिकेशन सिस्टम, हाँ, वो बाद में धरती पर हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आती हैं। मेडिकल फील्ड से लेकर मौसम के पूर्वानुमान तक। तो आकाश को समझने की कोशिश हमारी जमीनी तकनीक को भी आगे बढ़ाती है। ये दिलचस्प है कि कैसे ऊपर देखने की हमारी जिज्ञासा नीचे जमीन पर हमारी जिंदगी बेहतर बना सकती है। अच्छा, चलिए विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेख आकाश के पर्यावरणीय महत्व पर भी काफी जोर देता है। ये कैसे जुड़ा है? ये जुड़ाव तो बहुत ही बुनियादी है। हमारा वायुमंडल, जो टेक्निकली आकाश का ही हिस्सा है, वो पृथ्वी पर जीवन के लिए एक शील्ड, एक कवच जैसा है। कवच? किस तरह का? लेख इसे एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं नाजुक सिस्टम की तरह दिखाता है। सूरज की रोशनी जो आकाश से छनकर आती है वो जीवन का आधार है ना? बिल्कुल। लेकिन यही वायुमंडल हमें सूरज की जो नुकसानदेह किरणें हैं उनसे बचाता भी है। जैसे वो ओजोन लेयर? बिल्कुल सही। ओजोन परत का उदाहरण लेख में काफी प्रमुखता से दिया गया है। ये वायुमंडल की एक बहुत पतली सी परत है, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी है। और लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे हमारी अपनी गतिविधियों ने, इंसानी एक्टिविटीज ने इस परत को नुकसान पहुंचाया, और फिर कैसे दुनिया भर के देशों ने मिलकर इसे ठीक करने की कोशिशें की। हाँ, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह। जी हाँ, ये दिखाता है कि आकाश और पृथ्वी का स्वास्थ्य कितना गहरा जुड़ा हुआ है। एक को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरा भी प्रभावित होगा। सही बात है। और मौसम, आजकल मौसम का पूर्वानुमान इतने सटीक कैसे होते जा रहे हैं? क्या इसका भी संबंध आकाश से है? अरे पूरा संबंध है। ये मौसम विज्ञान की देन है। मौसम विज्ञान मूल रूप से वायुमंडलीय गतिविधियों का अध्ययन है, यानी आकाश का ही अध्ययन। अच्छा। लेख के अनुसार बेहतर पूर्वानुमान सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं है। ये सीधे सीधे खेती की पैदावार बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित बनाने और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। तो आकाश को समझना हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। हाँ, ये तो है।
हम मौसम के पैटर्न समझने के लिए लगातार ऊपर ही देखते हैं। अब लेख एक और दिलचस्प मोड़ लेता है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, पर शायद उतना ही जरूरी है ना? निश्चित रूप से। लेख का तर्क है कि पूरे मानव इतिहास में अलग अलग संस्कृतियों ने आकाश को हमेशा विस्मय, रहस्य और दिव्यता से जोड़ा है। हाँ। जब हम ऊपर देखते हैं, वो जो असीमता और विस्तार का एहसास होता है, उसने इंसानों को हमेशा अपनी लिमिट से परे सोचने की प्रेरणा दी है। जैसे वो प्राचीन सभ्यताओं में सूरज और चांद की पूजा होती थी। हाँ, और उससे भी आगे कई पौराणिक कथाओं में आकाश को देवताओं का घर माना गया है या ब्रह्मांड की व्यवस्था का सोर्स। लेख भारतीय संदर्भ का खास तौर पे जिक्र करता है, जहां आकाश को पंच महाभूतों में से एक गिना गया है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, पंच महाभूत। तो इसमें आकाश का क्या खास स्थान है? लेख इस पर क्या कहता है? लेख के अनुसार यहाँ आकाश सिर्फ खाली जगह या एम्प्टी स्पेस नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये वो तत्व है जो बाकी सबको धारण करता है, सबको जगह देता है। ये विस्तार, स्वतंत्रता और संभावना का प्रतीक है। आप कह सकते हैं ये वो शून्य या ईथर है जिसके बिना दूसरे तत्व प्रकट ही नहीं हो सकते। ओह, तो ये एक फिलॉसफिकल गहराई देता है कि अस्तित्व के लिए, किसी भी चीज के होने के लिए स्पेस या अवकाश कितना जरूरी है। ये वाकई बहुत गहरा है। मतलब आकाश सिर्फ फिजिकल नहीं, एक वैचारिक, एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस भी है। अच्छा, चलिए अब इसके थोड़े प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर आते हैं। लेख पुराने जमाने में नेविगेशन और टाइम कीपिंग में आकाश की भूमिका का जिक्र करता है। ये कैसे काम करता था? लेख बताता है कि पुराने नाविकों और यात्रियों के लिए आकाश ही उनका गूगल मैप्स था, समझिए। हाँ सही है। रात में ध्रुव तारा या दूसरे तारों के समूह हो, वो कॉन्स्टलेशंस, उन्हें दिशा बताते थे। दिन में सूरज की पोजीशन से वो पूरब पश्चिम का अंदाजा लगाते थे। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। कमाल है। और समय का हिसाब वो कैसे रखते थे? वो भी आकाश से। सूरज उगने और डूबने से दिन रात का पता चलता था, सीधा सा। हाँ। और चांद के घटने बढ़ने से, उसकी कलाओं से महीनों का हिसाब लगता था। ये खेती के कैलेंडर और धार्मिक त्योहारों के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा। मौसमों का बदलना भी सूरज की चाल से ही जुड़ा था। तो आकाश एक तरह से कुदरती घड़ी और कैलेंडर दोनों था। लेकिन अब तो हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट्स हैं, तो क्या आज आकाश का ये रोल खत्म नहीं हो गया? लेख क्या कहता है इस पर? नहीं, लेख का तर्क इससे थोड़ा अलग है। वो कहता है कि तकनीक ने हमारा आकाश से रिश्ता बदला जरूर है, पर खत्म नहीं किया। अच्छा, कैसे? देखिए, आज की जो जीपीएस प्रणाली है वो सैटेलाइट्स पर निर्भर करती है ना? हाँ बिल्कुल। और वो सैटेलाइट्स कहाँ हैं? आकाश में ही तो हैं। उनको सही जगह पर रखना, उनको चलाना, ये सब खगोल विज्ञान के सिद्धांतों पर ही आधारित है। हाँ, ये बात तो सही है। तो एक तरह से हम आज भी दिशा और समय के लिए आकाश पर ही निर्भर हैं। बस हमारे औजार बदल गए हैं। हम शायद अब सीधे तारों को उतना नहीं देखते, पर निर्भरता तो बनी हुई है। ये सोचने का एक नया नजरिया है कि टेक्नोलॉजी आकाश से दूरी नहीं, बल्कि एक अलग तरह का जुड़ाव बना रही है। अच्छा, अब आते हैं उस पहलू पर जिसे हम सब शायद सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, आकाश का सौंदर्य और वो जो सुकून देता है। लेख इसे कैसे देखता है? लेख इसे सिर्फ एक सुंदर नज़ारे से बढ़कर मानता है। वो सूर्यास्त के रंग हों या तारों भरी रात की खामोशी या पूर्णिमा के चांद की ठंडक। हाँ, ये अनुभव हमारे मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालते हैं। लेख में शायद ये इशारा है कि ये दृश्य हमें रोजमर्रा की भागदौड़ और चिंताओं से थोड़ा बाहर निकालते हैं, एक बड़े पर्सपेक्टिव से जोड़ते हैं। हाँ, कभी-कभी शहर की भीड़-भाड़ से दूर जाकर अगर साफ आसमान दिखे तो एक अलग ही शांति मिलती है। ये तो मैंने भी महसूस किया है। बिल्कुल। और लेख कहता है कि ये सिर्फ शांति ही नहीं, ये प्रेरणा का भी सोर्स है। कितने ही कवियों, पेंटर्स, म्यूजिशियंस ने सदियों से आकाश के बदलते रूपों से इंस्पिरेशन ली है। सही बात है। यह हमें सुंदरता की तारीफ करना सिखाता है और शायद उस पल में जीना भी। इसका एक साइकोलॉजिकल पहलू भी है। जब हम उस विशाल आकाश को देखते हैं तो अपनी समस्याएं थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। इसे ऑ या विस्मय का अनुभव कहते हैं। हाँ, ओ फैक्टर। जी, और ये मानसिक शांति के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। विस्मय का अनुभव, हाँ, ये शब्द उस एहसास को बिल्कुल सही पकड़ता है। अच्छा, अंत में लेख शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में आकाश की बात करता है। ये कैसे काम करता है बच्चों के लिए? हाँ, लेख इस बात पर जोर देता है कि आकाश शायद बच्चों में वो जो एक नेचुरल जिज्ञासा होती है ना, उसे जगाने का सबसे बड़ा जरिया है।
कैसे? वो चांद तारे देखकर सवाल पूछते हैं, वो क्या हैं, कहाँ से आए, क्यों चमकते हैं। ये जिज्ञासा ही तो वैज्ञानिक सोच की पहली सीढ़ी है। हाँ, जैसे बचपन में हम सब पूछते थे कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। वो सवाल तो हर किसी के मन में आता है। बिल्कुल। और यही जिज्ञासा आगे चलकर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स या इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में इंटरेस्ट पैदा कर सकती है। फिर जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की अचीवमेंट्स हैं, जैसे मंगल पर रोवर भेजना या नई गैलेक्सी खोजना, ये नई पीढ़ी को साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आने के लिए प्रेरित करती हैं। हाँ, ये तो है। लिक का मानना है कि आकाश हमें लगातार अज्ञात को जानने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए उकसाता रहता है। तो एक तरह से आकाश हमें लगातार सवाल पूछते रहने और सीखते रहने की प्रेरणा देता है। निश्चित रूप से। लेख का निष्कर्ष यही है कि आकाश की विशालता हमें याद दिलाती है कि जानने और खोजने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। यह हमें विनम्र बनाता है और साथ ही महत्वाकांक्षी भी। ये सिखाता है कि सीमाएं अक्सर हमारी सोच में होती हैं, बाहर उतनी नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, जैसा कि ये लेख आकाश जीवन का अनंत विस्तार हमें दिखाता है, आकाश सिर्फ ऊपर मौजूद एक खालीपन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान का क्षेत्र है, ये हमारे पर्यावरण को कंट्रोल करता है, ये हमारी संस्कृति और आध्यात्म का प्रतीक है, इसने दिशा और समय बताया है, ये सुंदरता और शांति देता है, और ये शिक्षा और प्रेरणा का भी माध्यम है। मतलब कितने सारे पहलू हैं। एग्जैक्टली। लेख का सार यही है कि आकाश हमारे अस्तित्व के हर पहलू से जुड़ा है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब। हाँ, ये हमें यूनिवर्स में हमारी जगह का एहसास कराता है। हम कितने छोटे हैं, फिर भी इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए इसे केवल देखना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके महत्व को समझना और इसका सम्मान करना भी जरूरी है। हाँ, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है उससे लगातार सीखते रहना। लेख हमें यही संदेश देता है कि आकाश की तरह अनंत संभावनाओं के प्रति अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो ये साफ है कि आकाश हमारे जीवन का एक अभिन्न और बहुआयामी हिस्सा है, जिसके कई पहलुओं को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जी। और ये लेख हमें उन अनदेखे पहलुओं पर गौर करने और अनंत संभावनाओं को तलाशने की प्रेरणा देता है। इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे आकाश अपनी विशालता से हमें सीमाओं से परे देखने को प्रेरित करता है, क्या हम अपने जीवन की उन अंदरूनी सीमाओं को पहचान सकते हैं जिन्हें हम अनंत या मतलब जिन्हें पार नहीं किया जा सकता ऐसा मान बैठे हैं? और क्या आकाश की ओर देखना हमें उन सीमाओं को समझने या शायद उन्हें पार करने की कोई नई दृष्टि दे सकता है? वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी।